हेलो स्टूडेंट, आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आज और हम लोग एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, तो क्लास 6 चैप्टर 4 जियोग्राफी का, जिसके अंदर हम लोग मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हालांकि चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग कोई तरह के चैप्टर को मिस नहीं करना चाहते हैं। एनसीईआरटी वो बुक फॉर्म होता है जहाँ से हर पेज से क्वेश्चन का पूछने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हम लोग अच्छे से आराम से डिटेल से अध्ययन करेंगे और पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पैराग्राफ क्या बताना चाहता है उसको बारे में डिटेल से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आते हैं मानचित्र, ठीक है ना। तो कुछ पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। क्या पैराग्राफ हमको मेंशन करना होता है। हालांकि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये लाइन बता रही है, ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो जाता है, ठीक है ना। यानी पृथ्वी की भौगोलिक जो है उनकी दिशा है उसका अध्ययन करना है, तो अपन को क्या करना है, अक्षांश, देशांतर और ग्लोब के बारे में जानकारी रखना क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तब हम ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश या राज्य, जिला, शहर, गांव इसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए इतना उपयोगी साबित नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। जैसा कि कोई भी मानचित्र होता है, इसको डायग्राम के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पर इंडिया का मैप हो जाता है और इसके अंदर छोटे छोटे जो भी भारत के राज्य हैं उस मानचित्र का उपयोग ज़्यादा होता है। क्योंकि छोटा सा गांव का अध्ययन करने के लिए अपन को ग्लोब का सारा लेना कोई ज़रूरी नहीं रहता, इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मानचित्र का सारा लिया जाता है, जिसको बुकलेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह और इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है, ठीक है ना। लेकिन ये गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव होता है। यानी ये गोल पृथ्वी, इसको छोटे के अंश के रूप में बांटना और उसको एक ग्रामीण क्षेत्र में दर्शाना, गांव को, जिले को दर्शाना, राज्य को दर्शाना, वो क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। नहीं तो क्या होता है, छोटा सा मानचित्र है, इसको हम लोग राज्य में दर्शा सकते हैं या फिर मैप, जो इंडिया का मैप है उसके अंदर, या फिर कंट्री, जिला है, उसको आराम से दर्शा सकते हैं। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है मानचित्र। हमारी मानचित्र विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तो कुछ तथ्यों को दर्शाता है, ठीक है ना। कुछ क्षेत्र होता है, जैसा कि अपन इंडिया का मैप बना दिया तो इंडिया का मैप बता देता है। तो कुछ क्या होता है, तथ्य होते हैं जिसको अक्सर देशांतर या फिर कुछ सीमाएं हैं उसके बारे में मानचित्र काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य होता है, ठीक है ना। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों से खींची जाई गई मापों पर आधारित होती हैं और मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया। यानी विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं, उनकी वैरायटी है, उनको भी किया गया है, वर्णन किया गया है। जबकि आपको पता ही होगा कि जैसे कि राजस्थान का भूगोल है, महाराष्ट्र का भूगोल है, इस प्रकार से भूगोल को सबको शामिल करके एक बुकलेट तैयार कर दी जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है, ठीक है ना। जिनके अंदर मैप के अंदर एटलस कहा जाता है। हालांकि आगे अध्ययन करेंगे कि आखिर भूगोल के अंदर विभिन्न प्रकार के मैप, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, ठीक है ना, भौतिक भू आकृति होती है मानचित्र के अंदर। जो पर्वत हैं, जय पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं और विभिन्न प्रकार जो महासागर है, उनके जो भी दर्शाने वाले मानचित्रों को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र, ठीक है ना। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र निम्नलिखित क्या है, कोई विशेषता है, वो क्या आपकी एग्जाम की दृष्टि। नेक्स्ट हो जाएगा राजनीतिक मानचित्र। यानी जो भी देश के अंदर राज्य होते हैं, नगर होते हैं, मेगा सिटी होती है, महासागर होते हैं, सिटी होती है, विलेज एरिया होता है, या फिर वर्ल्ड के जो विभिन्न देश है, राज्य हैं, उनकी जो सीमा दर्शाने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, राजनीतिक मानचित्र, ठीक है ना। तो राजनीतिक मानचित्र की विशेषता क्या हो जाएगी, ऐसे मानचित्र जो राज्य, नगर, शहर, गाँवों की जो, और विश्व के अंदर विभिन्न देश हैं, राज्य, उनकी जो सीमा दर्शाते हैं ना, वो वाले मानचित्र कौन से होते हैं, राजनीति। और पठारों, मैदानों, नदियों से सीमा दर्शाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, भौतिक या फिर उच्चवत मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा
थीमेटिक मानचित्र, ठीक है ना, जो थीमेटिक मानचित्र है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ मानचित्र विशेषता, ठीक है ना, ऐसी अलग अलग जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क है, मानचित्र है, वर्षा मानचित्र है, वन है, उद्योग है, इनको दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं जो जिसको क्या कहा जाता है, थीमेटिक मानचित्र। यानी थीमेटिक मानचित्र की विशेषता क्या हो जाएगी, सड़क मार्ग को दर्शाता है, वर्षा क्षेत्र को दर्शाता है, उद्योग है, वन क्षेत्र है, उनको दर्शाने वाले जो भी मानचित्र है उसको थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक कहते हैं। और इन मानचित्रों में दी गई जो सूचना होती है इनका आधार उनका उचित नामकरण भी किया जाता है, ठीक है ना। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है ना। एक मानचित्र के अंदर दूरी बताई जाती है कि आखिर उसकी दूरी कितनी है, किस क्षेत्र के अंदर ये क्षेत्र फैला हुआ है और किस दिशा में फैला हुआ है, और इसका क्षेत्र का फैलने का प्रतीक क्या है, इसके बारे में हम लोग मानचित्र के अंदर जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं दूरी से, ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व और उसके एक भाग को छोटे करके कागज़ के पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की जो दूरी है वो वास्तविक रहे। ये तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी सी दूरी और स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इसका उद्देश्य एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल, वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दी गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, ठीक है ना। तो ऐसा चीज़ आप लोग जानते ही होंगे कि उदाहरण के लिए आपके विद्यालय से आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, तो इसे मानचित्र के अंदर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बताना चाहता है कि आखिर जो मानचित्र होता है ना वो प्रतीक के जो बड़ा भाग है उसको छोटे भाग के अंदर सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। इन्हें बहुत सावधानी से इनको मानचित्र के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि इनकी जो वास्तविक दूरियाँ हैं, वास्तविक दिशाएँ हैं, उसके अंदर कोई तरह का फेरबदल ना हो, बहुत सावधानी रखी जाती हैं। और दो स्थानों की उस दूरी है वो भी क्या है, वास्तविक रहे। ये तभी संभव हो पाता है जब एक कागज़ को और उसकी जो दूरी है उसको अच्छी तरीके से व्यक्त किया जाता है, और इस व्यक्त करने के लिए कुछ पैमाने उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। और वो वही पैमाने वास्तविक दूरी और दोनों के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, पैमाना होता है, ठीक है ना। जो वास्तविक दूरी होती है और मानचित्र की जो दिखाई दूरी होती है उसके बीच का जो अनुपात होता है वो क्या कहता है, पैमाना कहा जाता है उसको। जैसा कि एक विद्यालय से घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है तो उसको क्या कहते हैं, 2 सेंटीमीटर पैमाने के रूप में उसको इंगित किया जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा, इसका अभिप्राय ये है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किमी को दर्शाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर है वो मानचित्र के अंदर वो 5 किलोमीटर का दायरा बताएगा। ये पैमाना है मापने का मानचित्र के अंदर, ताकि क्या है, तो बड़ा भाग है उसको छोटे भाग के अंदर जो पैमाना होता है उसको मानचित्र पर कन्वर्ट किया जा सके और अपन को बताया जा सके। किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर आपको पैमाने की जानकारी हो तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। यदि 1 सेंटीमीटर के बाद कितना सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है, या फिर 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो तमाम तरह की जो पैमाना है, इकाई है, उसके बारे में यदि आपको नॉलेज हो तो अपन लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार जो मानचित्र है उसके अंदर अपन का जो भी स्थान है, दूरी है, उसका पता लगा सकते हैं उसका की दूरियाँ कितनी है। नेक्स्ट हो जाएगा, जब बड़े क्षेत्र वाले भाग को महाद्वीप है जैसे कि देशों को कागज़ पर दिखाना हो तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर है तो स्थल भाग के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। यानी मानचित्र के अंदर जो 5 सेंटीमीटर है जो पैमाना है उसको 500 किलोमीटर का दूरी को क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर के अंदर उसको दर्शाते हैं, ताकि क्या है, आसानी से समझा जा सके। और जो बड़े महाद्वीप होते हैं, महासागर होते हैं, इनके बीच की दूरियाँ होती है उनको दर्शाने के लिए छोटी पैमाना लिया जाता है। छोटा पैमाना लेने से क्या होता है कि उसकी दूरी को आसानी से दर्शाया जा सके। नेक्स्ट आते हैं, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव है, शहर है, कागज़ पर दिखाना हो तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसा कि स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र में 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो जो गांव है, शहर है, वो छोटा इलाका होता है ना, तो उनको क्या करते हैं, पैमाने पर दर्शाने के लिए क्या करते हैं, बड़ा पैमाना लिया जाता है। जैसे कि 500 मीटर होती है ना, तो उनको 5 सेंटीमीटर के अंदर दर्शा दिया जाता है, और जबकि बड़े क्षेत्र को दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। महासागर है, महाद्वीप है उनको, ठीक है ना। तो इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने पर बताने वाला मानचित्र कहते हैं।
और बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा क्या है, अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यानी बड़ा पैमाना है तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो मापते हैं तो वो पैमाना क्या है, ज़्यादा लिया जाता है। यानी छोटा गांव है, शहर है, उनकी जो दूरी है, भौगोलिक दशा है, वो जानने के लिए क्या कहते हैं, बड़ा पैमाना लेते हैं। और बड़े पैमाने से क्या होता है, बारीकी से जानकारी प्राप्त कर दी जाती है और वो समझने में की आसानी होता है। जैसा कि आपको मैप के अंदर बताया होगा कि खेल का मैदान है, ठीक है ना, कुआं है, विद्यालय है, दुकानें हैं, इसको दर्शाने के लिए क्या मैप मानचित्र के अंदर बताना क्या होता है, आसान हो जाता है। फल उद्यान हो गया, शीला घर हो गया, करीम का घर हो गया, विकास का घर हो गया, तो ये क्या है, ये सब मिनट जो मीटर की इकाई है वो पैमाना है, 1 सेंटीमीटर से बराबर 10 मीटर के अंदर इसको दर्शा दिया गया है। तो छोटी इकाई है, गांव के अंदर मैदान है, खेल है, कुआं है, ऐसी चीज़ों दुकानों को दर्शाने के लिए क्या कहता है, बड़ा पैमाना लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं दिशा। इन दिशा आपको पता ही होगा कि दिशा कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। दिशा कितनी होती है, 8 प्रकार की होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है ना। और उत्तर पश्चिम, उत्तरी पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। ये इंडिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको पता ही होगा ये क्या होता है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ यानी दक्षिण दिशा हो गई। इसके बीच के अंदर जो भी दिशा होती है वो आपको याद रखना है। दिशा के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ से तीर का निशान बना होता है, जिससे ऊपर अक्सर उत्तर लिखा होता है, ठीक है ना। ऊ लिखा जाता है उत्तर दिशा। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो भी मैप होते हैं उसको अंदर ऊपर से कोना होता है, उसको ऊ लिखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उत्तर, यानी जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, उत्तर दिशा कहा जाता है। और उसको उत्तर रेखा नाम से भी जाना जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं से पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता आसानी लगा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि उत्तर से ये नीचे दक्षिण का हो जाएगा और इसके पूर्व इधर हो जाएगा, पश्चिम में इधर हो जाएगा। तो आपको एक दिशा, उत्तर दिशा आपको नॉलेज है तो आप विभिन्न प्रकार की जो दिशा होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, ठीक है ना। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं के बारे में जान सकते हैं। ये चीज़ आपको हमने डिस्कस कर ली है। जैसा कि एक मानचित्र के अंदर बताया गया है 4.2 के अंदर जो मानचित्र है, ये जो भी जो दिशा सूचक यंत्र लगा हुआ है, ये जब भी जिस इस यंत्र को लेकर खड़ा होंगे तो ये अपन को क्या बताएगा, उत्तर दिशा ही बताएगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोग क्या करते हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व पश्चिम आसानी से निकाल पाएंगे। और ये यंत्र होता है जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की दिशाएं बताता है। उत्तरी पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम के बारे में जो भी इकाई है उसके बारे में ये दिशा सूचक यंत्र होता है, ये जानकारी प्रदान करता है। इनके बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही दूरी का पता लगाया जा सकता है। यानी इस उपकरण के माध्यम से जो उत्तर और दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसके बीच में जितने भी क्षेत्र है उनके जो बीच में दूरियां होती हैं, जियोग्राफिकल कंडीशन होती है, उसके बारे में जो अपन लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। आते हैं 4.1 जो चित्र है, इसमें निम्नलिखित दशा को पता लगाइए। हालांकि खेल का मैदान जो भी अपन डिस्कस कर लिया है, जो कि छोटा क्षेत्र होता है उसको मापने के लिए बड़ा पैमाना लिया जाता है। हम दिशा सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये तिक्का साइड का होता है दिशा सूचक यंत्र, ठीक है ना। और ये नॉर्थ दिशा बताता है, ये साउथ बताता है। तो जब आपको उत्तर दिशा मालूम है तो आप आराम से दक्षिण माप सकते हैं, पश्चिमी माप सकते हैं और पूर्वी दिशा माप सकते हैं। तो ये सब किसकी सहायता से हो सके, दिशा सूचक यंत्र। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इनके चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण हो सकती है। जो दिशा सूचक यंत्र होता है इसके अंदर एक सुई लगी होती है, वो चुंबकीय होती है। किससे बनी होती है, मैग्नेटिक चुंबक से, ठीक है ना। और ये दर्शाता कौन सी है, उत्तर से दक्षिण दिशा ही दर्शाता है। और जब आपको उत्तर और दक्षिण दिशा पता चल जाती हैं तो बाकी वाली दिशा की जानकारी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रतीक, ठीक है ना। जो भी साइन होता है, प्रतीक होता है, जिसको विभिन्न प्रकार के जो प्रतीक के रूप में इंगित किया जाता है ताकि लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रतीक आखिर क्या चीज़ होती हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। यानी मानचित्र बनाते हैं
उनके लिए तीसरा घटक हो जाएगा प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार की विभिन्न आकृतियाँ होती हैं, जिसके भवन है, सड़क है, पुल है, वृक्ष है, रेल की पटरियाँ है, कुएँ है, इसको दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए ये निश्चित अक्षरों या छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का प्रयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप इस क्षेत्र के भाषा को नहीं जानते हैं, आप किसी भी दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते और आप इन चिन्हों की सहायता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो भी साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, प्रतीक बनाए जाते हैं, उसको क्या करते हैं, ये भी मैप के अंदर आसानी से बताए जा सके और स्थान भी कम घेरते हैं और कम टाइम के अंदर, कम स्पेस के अंदर अधिक जानकारी प्रदान कर देते हैं और स्पेस को बचाने का काम करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर बताया गया है कि रेलवे का प्रतीक क्या है, ये पटरियाँ बताई गई हैं, डिब्बे बताए गए हैं। उसी प्रकार सड़कों की जो कंडीशन बता रखी है आपको, ये प्रतीक क्या होता है, ये कम स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज करने के लिए प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सीमा है, बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल है या फिर स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, इनकी जो सीमा होती है उनके बारे में इसको बताया गया है, ठीक है ना। और इस सीमा के माध्यम से अब लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। और नेक्स्ट हो जाएगा नदी, कुआं, तालाब, जो भी नहर, पुल है, उसको इससे डायग्राम के माध्यम से बताया जाता है, ताकि जो एक मानचित्र के अंदर आप तालाब को अचानक से दर्शा नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर दूरी बहुत कम होती है, वहाँ पर सड़कों को नहीं दर्शाया जा सकता। तो उसको क्या करता है, एक उस चिन्ह से दर्शाया जाता है ताकि कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो और कम दूरी के अंदर उन पैमाने के माध्यम से अधिक जानकारी प्रदान की जाती है। मंदिर है, गिरजाघर है, मंदिर है, छतरियाँ है, इन सब को क्या करते हैं, एक साइन दिया जाता है, जैसा कि आप इस चिन्ह के माध्यम से देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, जो आप देख पा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राम ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, इसको PS, PTO, PO, ये सब क्या है, इसको फुल फॉर्म चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। और कब्रिस्तान, बस्ती, इसको भी क्या करते हैं, इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ताकि क्या है, कब्रिस्तान को आप मैप के अंदर नहीं दर्शा सकते और बस्ती को भी नहीं दर्शा सकते। पेड़ है, घास है, उसको भी क्या है, छोटी छोटी टहनी के रूप में दर्शाया जाता है, ताकि कम स्पेस के अंदर अधिक जानकारी मैप के माध्यम से हमको, मानचित्र के माध्यम से प्राप्त कर सकें। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के समय एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी है, ये रूड, ठीक है ना, ये रूड पद्धति होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैप के अंदर कि विभिन्न प्रकार की जो घास है, मंदिर है, मस्जिद है, तालाब है, नदियाँ हैं, इन सबको क्या है, डायग्राम के माध्यम से बताया गया है, प्रतीक के माध्यम से बताया गया, ताकि छोटे से मानचित्र के माध्यम से हम बहुत ही ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ विद्यालय का चित्र दे रखा है, तो यहाँ पर स्कूल को आप पुखेरा नहीं जा सकता, विद्यालय लिख दिया मतलब क्या, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर है विभिन्न का जो पुलिस स्टेशन के बारे में जानकारी है, ठीक है ना, जो भी सुंदरपुर है, गांव है, ढाणी है, बस्ती है, ठीक है, तालाब है, तो ये सब क्या है, ये सब प्रतीक के माध्यम से स्पेस को कम के माध्यम से ज़्यादा जानकारी प्रदान करने का काम होता है। नेक्स्ट हो गया, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इस प्रतीक के उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का उपयोग जलाशय, जो भी जलाशय है, कुएं है, उसके अंदर नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और भूरा रंग पर्वतों, जो पर्वत होते हैं पहाड़ों के ऊंचाई को, उसके अंदर उपयोग किया जाता है, वो कौन सा रंग हो जाएगा, भूरा रंग, ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हैं, पीला रंग पठारों पे और हरा रंग मैदान जो हरे होते हैं उसके लिए हरा रंग इंकित कर दिया जाता है, ताकि दर्शकों को या फिर जो मानचित्र उसको पढ़ने वालों को पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है, मैदान दर्शा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा रेखा चित्र। रेखा चित्र, ये इसके बारे में बताएंगे हम, रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र एक आरेखण है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आरेखण, जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त या फिर स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित है। यानी जो एक आरेख खींचा जाता है रेखा के माध्यम से, इनको याद तो नहीं कर सकते, लेकिन एक याददाश्त मेमोरी के माध्यम से इसको प्रक्षेपण किया जाता है। कभी कभी किस क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना दे सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। जैसे कि ये घर है, इसके रास्ते को बताने की रास्ता है, तो इसको यहाँ पर विभिन्न का जो छोटा आरेख बना दिया जाता है और अपने मित्र को बता देता है कि इस आरेख पे हमारा रास्ता है और इसके माध्यम से हमारे घर तक पहुँच सकते हो।
तो ये रेखा चित्र भी क्या है, दूरी ज्ञात करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट आते हैं खाका। खाका तैयार करना ये भी क्या होता है, एक तरह की कला होती है जो कम माध्यम से उनको बताया जाता है। क्या हो जाएगा, खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ठीक है ना, छोटा क्षेत्र होता है उसको बड़े पैमाने पर बताना, उसको क्या कहते हैं, खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसा कि किसी कमरे की लंबाई है, चौड़ाई है, जिसको हम जानना चाहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, मानचित्र में तो दर्शा नहीं सकते ना, तो उसको क्या करते हैं, हम रेखा जो खाका तैयार कर देते हैं उसका, और उस खाके के माध्यम से लंबाई चौड़ाई को ज्ञात कर लेते हैं। उस समय हम लोग बड़े पैमाने पर रेखा चित्र खींचते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है ना, तो आपको डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे कि ये रूम है, ये रूम है, इसके अंदर जो भी लंबाई है, चौड़ाई है, तो इसको हम मैप के अंदर दर्शा तो नहीं सकते, लेकिन ये जो रेखा खींच ली है, इधर ये रेखा खींच ली है, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, एक खाका के रूप में तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो ये खाका तैयार किया गया है रेखा के माध्यम से। ठीक है ना, तो लंबाई और चौड़ाई है उसको ज्ञात करने के लिए जो रेखाएं खींची जाती है उसको क्या कहा जाता है, खाका कहा जाता है। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। आई होप ये लेसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, समझ में आया होगा कि आखिर रेखा है, पैमाना है, उसको किसी भी दिशा है उसको ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उस सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल से जानकारी ली है। और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको कैसा लगा लेसन का टॉपिक, उसके बारे में आप लोग कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट 5 टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।